हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऋतिक स्टडी ट्यूटोरियल पर। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि मैं आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आपके पॉलिटिकल साइंस के पेपर में इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी जो है उसमें 100% वो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलिए होम स्क्रीन पर और अच्छे से समझिए कि वो क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है और क्वेश्चन में क्या बताना चाहता है और किस तरह से उत्तर लिखा है उसका, ये भी आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है, और आंसर लिखने का फॉर्मेट कैसा होता है ये भी आप अच्छे से देखना। और इसके ऊपर आपको एक अलग से वीडियो चाहिए कि आंसर कैसे लिखते हैं, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो वीडियो भी जाके देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि राजनीतिक शब्द से आप क्या समझते हैं और राजनीतिक सिद्धांत के विभिन्न प्रकार क्या हैं, चर्चा कीजिए। तो सिंपल इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि राजनीतिक शब्द है क्या। ठीक है, राजनीतिक शब्द से हमें क्या समझ आता है और राजनीतिक सिद्धांत के कितने प्रकार होते हैं, उस विभिन्न प्रकार के बारे में हमें चर्चा करना है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आंसर किस तरह से लिखना है, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जाकर उससे भी देख लेना और उसी के अकॉर्डिंगली हम आंसर को लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका परिचय लिखेंगे कि राजनीतिक शब्द एक बहुस्तरीय शब्द है। बहुस्तरीय अर्थ है राजनीतिक शब्द का। ठीक है, बहुस्तरीय का मतलब होता है बहुत सारे। इसका अर्थ है ग्रीस से संबंधित है। पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के पॉलिस शब्द से बना है, अर्थात नगर, राज्य, समुदाय, जनता या समाज है। इन नगर राज्यों की एक विशेष बात यह थी कि वहाँ नागरिक अपना शासन स्वयं चलाते थे। इन्हीं गतिविधियों को प्राचीन यूनानी विचारकों ने पॉलिटिक्स का नाम दिया। ठीक है, जो प्राचीन यूनानी जो विचारक थे, बहुत से विचारक हो गए, ठीक है, उन्होंने पॉलिटिक्स इसको नाम दिया। ये तो हमने पढ़ लिया परिचय के बारे में। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि राजनीति क्या है। तो प्राचीन यूनानी लेखक अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स की शुरुआत इस वाक्य से किया था कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। ठीक है, अभी तो आप सभी जानते हो कि हर इंसान या फिर कुछ भी हो, हर चीज़ के लिए पॉलिटिक्स है ना। अरस्तु को राजनीति का पिता कहा जाता है। राजनीति का निर्माण राज प्लस नीति से मिलकर हुआ है। इसे राज का मतलब शासन को माना जाता है और नीति शब्द का प्रयोग योजना के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब जो राजनीतिक है वो दो शब्द से मिलकर बना है, राज प्लस नीति। ठीक है, और इन दोनों का मतलब भी अलग अलग है। तो जो नीति शब्द है इसका प्रयोग जो है वो योजना के लिए किया जाता है, अर्थात राज्य पर शासन करने के लिए और राज्य के लोगों का जीवन स्तर अच्छा करने के लिए सही समय पर और सही तरीके से योजना बनाकर शासन करने को राजनीति कहते हैं। ठीक है, अब हम कुछ थिंकर्स के नाम देखेंगे जिन्होंने राजनीति की परिभाषा दी है अपनी। ठीक है, तो पहले नंबर पे आते हैं गार्नर के अनुसार। गार्नर ने अपनी परिभाषा दी है कि राजनीतिक शास्त्र जो है राज्य से आरंभ होता है और राज्य पर ही समाप्त होता है। गेटल ने अनुसार राजनीतिक राज्य के अतीत, वर्तमान तथा भविष्य का अध्ययन है। ठीक है, मतलब ये जो राइटर्स के नाम है, राइटर्स के नाम लिख के जो इन्होंने ये बात बोली है इसको एज अ टीज ऐसे ही लिखना है क्योंकि ये इन्वर्टेड कोमा में बंद है। ठीक है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, अपने तरफ से नहीं बना के लिख सकते। जो इन्होंने बात बोली है वही बात आपको लिखनी है। तीसरा है सोल्टू। राजनीतिक प्रत्येक उस व्यक्ति से संबंधित है जिसमें उत्तरदायित्व की भावना है। ठीक है, सोल्टू ने ये कहा है। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था कि राजनीतिक सिद्धांत के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, उस पर चर्चा करना है। तो सिंपल यहाँ पे लिखना है आपको कि राजनीतिक सिद्धांत को अंग्रेजी में पॉलिटिकल थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, और थ्योरी शब्द जो है वो ग्रीक शब्द से बना है। ठीक है, जहाँ इसका दो शब्द हैं, पहला जो है थ्योरिया और दूसरा है थ्योरम। अब हम थ्योरिया को समझते हैं कि थ्योरिया क्या होता है। थ्योरिया जिसका अर्थ है जो हमारे आसपास घटित हो रहा है उसे समझने की क्रिया अथवा प्रक्रिया, इसे सैद्धांतिकरण कहा जाता है। ठीक है,
और थ्योरमा जिसका अर्थ है वह निष्कर्ष जो इस सैद्धांतिकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप निकलता है, इसे थ्योरम कहा जाता है, थ्योरमा कहा जाता है, सॉरी। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब इसी पे जॉर्ज कैटलिन के अनुसार कुछ बातें बोली गई है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन दोनों का मिश्रण है, जहाँ संपूर्ण सामाजिक जीवन के नियंत्रण के विभिन्न स्वरूपों की प्रक्रिया की ओर ध्यान आकर्षित करता है। ठीक है, मतलब इन्होंने बताया है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन दोनों का मिश्रण है। और जॉर्ज कैटलिन के साथ ही साथ जॉर्ज सोबाइन ने भी बात बोली है कि व्यापक तौर पर राजनीतिक सिद्धांत से अभिप्राय है उन सभी बातों से है जो राजनीतिक से संबंधित है। ठीक है, और संकणीय अर्थ में यह राजनीतिक समस्याओं की विविधता छानबीन के सरोकार रखता है। ठीक है, अब हम इसके प्रकार के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रकार के अंदर ओरिजिन के जो पॉइंट आते हैं वो 4 हैं। ठीक है, प्राचीन पॉलिटिक्स हो गया, मध्यकालीन पॉलिटिक्स हो गया, आधुनिक पॉलिटिक्स हो गया और समकालीन पॉलिटिक्स हो गया। ठीक है, तो ये सारे पॉलिटिक्स के प्रकार हैं, लेकिन हमें यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत के प्रकार बताना है। तो राजनीतिक सिद्धांत के 2 ही प्रकार हैं, मानकीय सिद्धांत और अनुभविक सिद्धांत। अब हम एक एक करके दोनों पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। तो पहले हम मानकीय सिद्धांत के बारे में समझते हैं। तो मानकीय सिद्धांत या आदर्शी राजनीतिक सिद्धांत को परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत अथवा शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। मानकीय सिद्धांत में राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कोई कल्पना मस्तिष्क में कर ली जाती है। ठीक है, और फिर उस कल्पना को रचनात्मक रूप से कर दिया जाता है। मतलब हम कोई भी एक चीज़ जो है उसको अपने मस्तिष्क में उसको कल्पना कर लेंगे और फिर उसको रचनात्मक रूप से उस चीज़ को करेंगे। ठीक है, तो उसे ही मानकीय सिद्धांत कहा जाता है। जैसे प्लेटो ने दार्शनिक राजाओं की कल्पना की और फिर उस कल्पित आदर्श के आधार पर आदर्श राजाओं की संरचना की। ठीक है, मानकीय सिद्धांत उन मूल्यों से सरोकार रखते हैं जो शुभ और अशुभ में भेद करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मानकीय अथवा आदर्शी राजनीति सिद्धांत की विशेषता। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि मानकीय सिद्धांत किसे बोलते हैं, अब इसकी विशेषता भी पढ़ लेते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। तो इसकी 2 विशेषता है कि नैतिकता एवं राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल देता है। ठीक है, और तर्क एवं कल्पना पर आधारित आदर्शी अध्ययन करता है। ठीक है, तो नैतिक एवं राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल देता है, मतलब परंपरागत अथवा मानकीय सिद्धांत जो है मूल्य सापेक्ष मूल्यों पर आधारित है। ठीक है, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की एक मूल मान्यता है कि राज्य एक नैतिक संस्था है जिसका उद्देश्य व्यक्ति को नैतिकता के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ाना है। ठीक है, कि जो मानकीय जो सिद्धांत है उसका एक ही उद्देश्य है कि व्यक्ति को नैतिकता के मार्ग पर निरंतरता आगे बढ़ाता है। तर्क एवं कल्पना पर आधारित आदर्शी अध्ययन। अधिकांश पुरातन राजनीतिक सिद्धांत यानी ज़्यादा से ज़्यादा पुराने राजनीतिक सिद्धांत जो है वो बौद्धिक है। यह तर्क एक निगमनात्मक निष्कर्षों पर आधारित है। तर्क और कल्पना पर आधारित होने के कारण ही अनेक बार वे यथार्थ एवं व्यवहार से अलग हो गए हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य और दार्शनिक शासन कल्पना, रूसो की समस्या, इच्छा कारण के नैतिक प्राणी, हिगल की विश्व आत्मा और ग्रीन का शाश्वत चैतन्य आदि कुछ ऐसी धारणाएं हैं। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर जिसका नाम है अनुभाविक सिद्धांत। अनुभाविक सिद्धांत जो है वो 1945 यानी लगभग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ था। ठीक है, 20वीं शताब्दी में अमेरिका में राजनीतिक सिद्धांतों की एक नई शाखा का विकास हुआ जो बाद में अनुभविक वैज्ञानिक सिद्धांत के नाम से प्रचलित हुआ। यह कहता है कि कल्पनाओं की बात मत करो, जो सच में है वो देखो। किसी को अधिकार मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है,
अर्थात क्या होना चाहिए इस पर जोर मत दो, क्या हो रहा है उसकी बात करो। इसके बहुत सारे साथ देने वाले भी हैं विचारक, जैसे मैक्स वेबर हो गए, ग्राहम बेल्स हो गए और बेंटली हो गए। इस सिद्धांत में जांच पड़ताल की बात की जाती है। ठीक है, अब अनुभविक एवं वैज्ञानिक सिद्धांत की कुछ शाखाएं की विशेषताओं के बारे में भी बात कर लेते हैं, कुछ खास विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कि ये इसकी विशेषता क्या है, ये क्या काम आती है, इसको किस लिए बनाया गया था, इस चीज़ के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। तो इस सिद्धांत का जो विश्वास है कि राजनीतिक सिद्धांतों का उद्देश्य राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या करना है, उन्हें क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना है और इस आधार पर कुछ भविष्यवाणी करना है। ठीक है, इसका काम जो है मूल्यांकन करना नहीं होता और ना ही किसी आदर्श राज्य की स्थापना करना होता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अनुभविक सिद्धांत ने दर्शन शास्त्र से नाता तोड़ लिया है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट ये है कि इस सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत वहीं तक ही अर्थपूर्ण होता है जहाँ तक उसकी जांच की जा सकती है। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि मैं पूरे प्रॉपर वे में लेकर आया हूँ। ठीक है, कि आंसर किस तरह से लिखा जाता है, किस टाइप से लिखा जाता है, पूरे फॉर्मेट में इस आंसर को लिखा गया है। ठीक है, और इसका निष्कर्ष आपको खुद लिखना है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि निष्कर्ष लिखना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये भी एक मेन रोल है आंसर लिखने में। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, थोड़ा बहुत बीच बीच में मैं अटका हूँ, बट अगले बार से मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छे से समझाऊं, बहुत इजी वे में समझाऊं आप सभी को। तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियोस को देखने के लिए, और अच्छे से पढ़ो क्योंकि एग्जाम बहुत करीब आ रहे हैं। 12 जनवरी से आप सभी के एग्जाम शुरू हैं। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, और कल मैं वीडियो अपलोड करूंगा हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। ओके, तो वो वीडियो को भी जरूर देखना। थैंक यू सो मच।